In this lecture, we will continue our topic CPU scheduling. As you can see in the previous lectures, we have studied about what is CPU scheduling, scheduling criteria कौन से होते हैं, then हमने कुछ scheduling algorithms discuss किए. Like in the previous example, previous lecture, we have studied about first come first serve algorithm और हमने shortest job first algorithm देखा. आज इस लेक्चर में we will study about प्रायोरिटी स्केजलिंग एंड राउंड रिबिन स्केजलिंग. तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रायोरिटी स्केजलिंग क्या होती है. जैसे कि नेम ही बता रहा है कि प्रायोरिटी स्केजलिंग में प्रायोरिटी दी जाती है प्रोसेसेस को और उस प्रायोरिटी की बेस पे प्रोसेस सीपीयू के पास जाते हैं और अपनी एग्जीक्यूशन करते हैं. सो फर्स्टली प्रोसेसेस किस ऑर्डर से एलोकेट किए जाएंगे, एक नंबरिंग दी जाएगी और उस नंबरिंग को बोलेंगे प्रायोरिटी. अब वो इंटीजर्स जितने स्मॉल होंगे उतनी हाई प्रायोरिटी होगी. स्मॉल इंटीजर का मतलब है लाइक इफ़ द प्रायोरिटी इज़ 1, इसका मतलब उस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट है. इफ़ द प्रायोरिटी इज़ 10, इसका मतलब उस प्रोसेस की प्रायोरिटी लो है. और यहाँ पर भी प्रायोरिटी स्केजलिंग में भी हमारे पास प्रेम्पशन भी होगी और नॉन प्रेम्पशन भी होगी. अब सबसे पहले हम प्रायोरिटी स्केजलिंग का कुछ एक स्मॉल प्रॉब्लम है वो डिस्कस करते हैं. जब हम प्रायोरिटी स्केजलिंग करते हैं तो एक सिचुएशन अराइज होती है जिसे हम नाम देते हैं स्टार्वेशन. स्टार्वेशन का मतलब ये है कि हो सकता है इस सिनेरियो में हमारे पास जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट ना हो, क्योंकि जिनकी हाई प्रायोरिटी थी अगर वो बहुत लॉन्ग प्रोसेसेस हैं तो वो हमेशा सीपीयू को हेल्प रखेंगे, कभी भी रिलीज़ नहीं करेंगे. तो हमारे लो प्रोसेसेस जो हैं वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं स्टार्वेशन. लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, वो है एजिंग. यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस की आप प्रायोरिटी हाई करते जाएं तो वो प्रोसेस भी एग्जीक्यूट होती, यानी उनको भी मौका मिलेगा ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सके. सो दिस इज़ कॉल्ड एजिंग एंड दैट्स अ सोल्यूशन टू सिचुएशन कॉल्ड स्टार्वेशन. तो ये तो थी प्रायोरिटी स्केजलिंग. आगे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर इस तरह का एल्गोरिथम हो तो उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे. सो एज यू कैन सी इन द एग्जांपल वी हैव 5 processes with the given burst times and priority. इनकी burst time और priority हमें given होंगे. हमें just करना ये है कि गैंट चार्ट बनाना है और उसमें processes को किस order से execute करना है, priority के according. और integer जितना छोटा होगा उस process की सबसे highest priority होगी. अब सबसे छोटा integer है 1. priority 1 है किस process की, process 2 को. तो सबसे पहले प्रोसेस 2 आएगा और उसका बर्स्ट टाइम कितना है, जस्ट 1 मिनट. वो 1 मिनट के लिए अपनी एग्जीक्यूशन करेगा और फिर स्विच कर जाएगा टू द प्रायोरिटी 2. और वो किस प्रोसेस की है, प्रोसेस 5 की. वो 5 मिनट्स के लिए अपनी एग्जीक्यूशन करेगा. 1 + 5 = 6. और फिर आ जाएगा प्रायोरिटी 3rd वाला प्रोसेस, वो है प्रोसेस 1 और उसका बर्स्ट टाइम है 10 मिनट्स. सो 6 + 10 = 16 और इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा. अब इसका टेबल आप खुद बनाएंगे विद द बर्स्ट टाइम्स, फिनिश टाइम, वेटिंग टाइम और फिर आप एवरेज वेटिंग टाइम इसका कैलकुलेट करेंगे. नेक्स्ट अब नॉन प्रेम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजलिंग वही है जो हमने अभी डिस्कस की. दिस एग्जांपल इज़ वेरी सिमिलर टू दैट एक्सेप्ट के इसमें हमारे पास, अब आप देख सकते हैं प्रायोरिटीज़ में हमारे पास 2 प्रोसेस ऐसे हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3, जिनकी प्रायोरिटी सेम है. अब इस केस में आपने क्या करना है, जब प्रायोरिटी 2 वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुका है और अब प्रायोरिटी 3 वाले की बारी आती. अब आप देख रहे हैं कि 2 प्रायोरिटीज़ हैं, जिनकी 2 प्रोसेस है जिनकी सेम प्रायोरिटी है. तो आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है, यानी ऊपर से देखना शुरू करना है कि जो सबसे पहले प्रोसेस आया उसकी प्रायोरिटी 3 है, आप उसको ले लें और उसको सीपीयू एलोकेट कर दें. वो अपनी 10 मिनट्स की एग्जीक्यूशन करेगा. अच्छा जी, 6 + 10 = 16. फिर आएगा वो प्रोसेस जिसकी अगेन प्रायोरिटी 3 थी, वो था प्रोसेस 3. उसकी जस्ट 2 मिनट्स की एग्जीक्यूशन है. 16 + 2 = 18 एंड देन प्रायोरिटी 4 वाला प्रोसेस आएगा. सो दिस वाज नॉन प्रिम्पशन. आगे हम देखते हैं प्रायोरिटी स्केजलिंग प्रिम्प्टिव में किस तरह से होती है, प्रिम्प्टिव सिनेरियो में. अब इसमें हमें अराइवल टाइम्स भी गिवन है, बर्स्ट टाइम्स भी एंड प्रायोरिटी भी. और हमें कहा गया है कि आपको अकॉर्डिंग टू प्रेम्प्टिव आप इसको सॉल्व करना है. दिस एग्जांपल हमें गैंट चार्ट बनाएंगे. सबसे पहले प्रायोरिटी 1 देखेंगे, लेकिन प्रायोरिटी 1 वाला प्रोसेस जो है, एज यू कैन सी दैट इज़ प्रोसेस नंबर 2, उसका अराइवल टाइम 2 है. लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें गैंट चार्ट 0 से स्टार्ट करना होता है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करेंगे. जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम 0 है वो है प्रोसेस 1. अब प्रोसेस 1 ने उसका बर्स्ट टाइम है 10 मिनट्स, लेकिन उसने 2 मिनट ही एग्जीक्यूशन की थी कि प्रोसेस 2 अराइव हो गया. अब क्योंकि प्रोसेस 2 की प्रायोरिटी भी हाई है तो इसलिए प्रोसेस 1 को सीपीयू से निकाल देंगे और सीपीयू किस प्रोसेस को एलोकेट कर देंगे, प्रोसेस 2 को. अब प्रोसेस 2 का बर्स्ट टाइम जस्ट 1 मिनट था, उसने 1 मिनट की एग्जीक्यूशन की
और टाइम पीरियड हो गया 2 + 1 = 3। अब 3 किसी भी प्रोसेस का अराइवल टाइम नहीं है। जब नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट CPU प्रोसेस 1 के पास चला जाएगा जिसका अराइवल टाइम 0 था। अब प्रोसेस 1 ने अगेन 1 मिनट की जस्ट की एग्जीक्यूशन और टाइम पीरियड हो गया 3 + 1 = 4। जब 4 हुआ तो 4 अराइवल टाइम था हमारे प्रोसेस 3 का। और फिर हमने चेक किया कि अगर प्रोसेस 3 का अराइवल टाइम 4 है तो इसकी प्रायोरिटी क्या है, और उसकी प्रायोरिटी भी नंबर 2 थी। तो अब हमें प्रोसेस 3 को CPU एलोकेट कर दिया जिसका बर्स्ट टाइम 2 मिनट्स था। अब उसने 4 + 2 = 6। अब उसने 2 मिनट अपनी एग्जीक्यूशन की और हमारे पास टाइम हो गया 6। अब हमारे पास एज़ यू कैन सी हमारे पास 6 मिनट पे अराइवल टाइम है प्रोसेस 4 का, लेकिन उसकी प्रायोरिटी क्या है 4। तो इसका मतलब कि अभी हमें इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि प्रायोरिटी 3 किस प्रोसेस की थी, तो प्रायोरिटी 3 थी प्रोसेस 1 की। तो अब CPU 4 को नहीं मिलेगा, बेशक उसका अराइवल टाइम 6 है, CPU एलोकेट होगा प्रोसेस 1 को जिसकी प्रायोरिटी हाई है। तो अब प्रोसेस 1 के पास चला गया CPU, उसकी 3 मिनट की एग्जीक्यूशन हो चुकी थी, 7 मिनट्स की रह गई है। 6 + 7 = 13। अब टाइम पीरियड हो गया 13 और अब आप देख सकते हो कि 13 मिनट्स तक अराइवल टाइम सब प्रोसेस अराइव हो चुके हैं, 4 भी 5 भी। तो अब हम अराइवल टाइम्स को नहीं देखेंगे, अब हम प्रायोरिटी को देखेंगे। अब नेक्स्ट प्रायोरिटी किस प्रोसेस की है, प्रोसेस 4 की। प्रायोरिटी 4 उसका बर्स्ट टाइम है, तो अब प्रोसेस 4 को CPU एलोकेट हो गया, उसका बर्स्ट टाइम जस्ट 1 मिनट था। 13 + 1 = 14। और लास्ट प्रोसेस हमारा प्रोसेस 5 था जिसकी प्रायोरिटी 5 थी, उसने बर्स्ट टाइम 5 मिनट्स है। 14 + 9 = 14 + 5 = 19। और इसका गैंट चार्ट कंप्लीट हो गया है। इसका जो टेबल है विद द वेटिंग टाइम एंड फिनिश टाइम्स एंड एवरेज वेटिंग टाइम आप खुद कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड एल्गोरिदम है आज के लेक्चर का, दैट इज़ राउंड रिबन स्केजलिंग। और राउंड रिबन स्केजलिंग होता क्या है? राउंड रिबन का मतलब ये है कि रेडी क्यू में जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको एक स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम एलोकेट होगा और वो प्रोसेस जस्ट उतने ही टाइम स्पैन के लिए एग्जीक्यूट होगा और फिर जैसे ही वो टाइमर आउट होता है आपका CPU स्विच कर जाएगा टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, इसलिए अब इसमें स्विचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। किसी भी बेशक एक प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 10 मिनट्स था, लेकिन उसको जो टाइम स्पैन दिया है मैंने 5 मिनट्स दिया है लेट्स सपोज, तो वो प्रोसेस से 5 मिनट्स के लिए ही एग्जीक्यूट होगा। ये हमारा रूल है राउंड रिबन में। और इसमें दे आर टेलिंग अस कि हम स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम स्पैन एलोकेट करते हैं टू ईच प्रोसेस। और स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम को बोलते हैं टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस। अभी मैंने जैसे एग्जांपल दी कि एक प्रोसेस का टाइम स्लाइस 5 है बट उसका बर्स्ट टाइम 10 है, वी डोंट केयर, हमने 5 टाइम क्वांटम ही सेट किया है सारे प्रोसेसेस के लिए और वो 5 मिनट्स के लिए ही हर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। 5 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली CPU स्विच कर जाएगा टू द नेक्स्ट प्रोसेस। और बहुत ज़्यादा प्रिम्पशन होती है या स्विचिंग होती है, इसीलिए इस एल्गोरिदम को प्रिम्प्टिव स्केजलिंग एल्गोरिदम भी बोलते हैं। ओके, राउंड रिबन स्केजलिंग एल्गोरिदम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से बहुत सिमिलर है, तब जब टाइम क्वांटम बहुत लार्ज हो, क्योंकि इतना लार्ज होगा टाइम क्वांटम तो एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता जाएगा तो CPU बर्स्ट टाइम बहुत लार्ज हो जाएगा और हो सकता है कि प्रिम्पशन हो ही ना, एक ही प्रोसेस हो और उसका बर्स्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा था, उसका टाइम क्वांटम भी बहुत ज़्यादा है, वही एग्जीक्यूट होता जाए और प्रिम्पशन की बारी ना आए, स्विचिंग हो ही ना। सो दिस इज़ सिमिलर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अगर टाइम क्वांटम लार्ज हो। लेकिन अगर टाइम क्वांटम बहुत स्मॉल हो जाता है तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ही इतना टाइम ले लेगी कि हमारे पास एक प्रोसेस को दूसरे से रिप्लेस करना, फिर दूसरा 1 मिनट के लिए आया, फिर थर्ड, इस तरह हमारे पास बार बार प्रोसेस स्विच होते जाएंगे। सो दिस विल ऑल्सो टेक टू मच टाइम। तो द पॉइंट वॉज कि जब आप टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम सेट करते हैं तो वो ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो ना बहुत स्मॉल हो, इट शुड बी रीजनेबल। सो लेट्स सी कि इसको हम एग्जांपल से किस तरह से प्रूव करते हैं। एज यू कैन सी इन द एग्जांपल वी हैव 3 प्रोसेसेस विद द बर्स्ट टाइम 24, 3 एंड 3। अब इसमें जिस ऑर्डर से प्रोसेस आएंगे उसी ऑर्डर से एग्जीक्यूट होंगे, बट हमें टाइम क्वांटम दे दिया गया है 4 और ये गिवन होगा। सो अब हमने हर प्रोसेस को जस्ट 4 मिनट्स एग्जीक्यूट करना है।
सो लेट्स सी इसका गैंट चार्ट किस तरह बनता है। सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया गैंट चार्ट, 4 मिनट्स के लिए प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हुआ। सो 0 to 4 मिनट्स पे प्रोसेस 2 आ गया, लेकिन उसका बर्स्ट टाइम सिर्फ 3 मिनट्स था। वो 3 ही मिनट लेगा, 4 + 3 = 7 ही लेगा और फिर स्विच कर जाएगा टू द प्रोसेस 3। उसका भी बर्स्ट टाइम जस्ट 3 मिनट्स था, वो भी 7 + 3 = 10 मिनट एग्जीक्यूट होगा। और फिर आपका जो प्रोसेस है, जो CPU है, वो अगेन एलोकेट हो जाएगा प्रोसेस 1 को। ओके, अब प्रोसेस 1 बेशक आपका वो एक ही प्रोसेस है जो रह गया है फॉर द एग्जीक्यूशन, लेकिन आप उस पर 4 मिनट्स का टाइम स्लाइस लगाएंगे या गैंट चार्ट में शो करेंगे, क्योंकि हर 4 मिनट्स के बाद आपका CPU चेक करेगा कि रेडी क्यू में कोई और प्रोसेस तो नहीं है ताकि वो उसमें स्विच करे। इसलिए हर बार 4 मिनट्स का टाइम स्लाइस बनाना ज़रूरी है, बेशक एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। और फिर प्रोसेस 1 ही हमारे पास रह गया है, तो 4 मिनट्स की टाइम स्लाइस कंप्लीट होते होते जब तक उसका बर्स्ट टाइम 24 नहीं हो जाता वो एग्जीक्यूशन करेगा, एंड एट द एंड हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाता है 30। ऑलराइट, सो दिस वाज अ राउंड रिबन जिसमें एक टाइम क्वांटम सेट कर देते हैं और उस टाइम के बाद ऑटोमेटिकली CPU टू द नेक्स्ट प्रोसेस स्विच कर जाता है। ठीक है, इधर हमारे पास पीछे प्रोसेस हो या ना हो, CPU उस टाइम क्वांटम के बाद ज़रूर चेक करेगा रेडी क्यू को कि हमारे पास कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए है या नहीं। अगर है तो उसके ऊपर चला जाएगा, अगर नहीं है तो प्रोसेस 1 के पास ही वापस आ जाएगा। So that's it for today's lecture. I hope both of these lectures or algorithms were clear to you. If there's still any issue or confusion or the point which is not clear, please ask me in the comment box. Till then, thank you.